नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और हम एक न्यू सेशन लेके चल रहे थे, किसका? भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसका ये पार्ट 2 है, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम बात कर रहे थे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल्स बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कहाँ से ये डेवलप हुआ था, कैसे क्या सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। कल की क्लास में हमने देखा था 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वहाँ से इसकी चीज़ें शुरू होती है। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं उसमें क्या क्या था। तो उसमें हमने देखा था कि कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी व्यवस्था की गई थी 1773 एक्ट के जो 1774 में। और बम्बई और बंगाल की बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को मिक्स किसके अंडर में कर दिया था क्या? बंगाल के। ठीक है, किसको? मद्रास को और बम्बई को। और क्या जो बंगाल के गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। बंगाल के गवर्नर थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल बना दिया गया। और बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी को उनको भी इंक्लूड कर दिया, मतलब उनका विस्तार हो गया था शक्तियों का। उसी के बाद जस्ट उसके आगे आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये कैसे आया था, क्या इसका बैकग्राउंड है, देखते हैं। तो ये सिंपल सा है कि जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसी की समीक्षा करने, हम बोल सकते हैं कि उसी की कमियों को दूर करने के लिए ये आया था। क्या था पिट्स? मतलब विलियम पिट कौन थे? ब्रिटिश, तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स। उन्हीं के नाम पे ये पिट्स इंडिया एक्ट बनता है। क्या वो इन्हीं के टाइम पे क्या होता है, ब्रिटिश संसद में एक संशोधित अधिनियम लाया, वो भी 1781 में इसको पारित कर दिया जाता है, जिसको हमने एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और उसी को बाद में पिट्स इंडिया एक्ट, मतलब इसी के थ्रू पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। तो ये क्या था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आता है। इसकी विशेषताएं क्या थी कि कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण पर वृद्धि, मतलब सरकार का विस्तार करना। कौन सी? ब्रिटिश सरकार का भारत पे जो कंपनियां अपना आधिपत्य जमाए हुई थी उनको, उनका नियंत्रण कम करके सरकार का नियंत्रण का विस्तार करना। ठीक है, क्या था इसमें? हमने इसके पहले देखा था पहली क्लास में कि राजनीतिक और वाणिज्यिक दोनों अधिकार थे कंपनी को। तो शुरू में था, वो आए थे तो सरकार ने दे दिया था, महारानी ने, ठीक है करिए। इसके बाद क्या होता है? राजनीतिक और वाणिज्यिक, मतलब व्यापारिक कार्य का पृथक्करण किया जाता है, दोनों को अलग अलग कर देते हैं। इसमें नियंत्रण बोर्ड, हम यहाँ से देखते हैं वाणिज्यिक जो था पृथक्करण इसका, ये निदेशक मंडल के अंडर में कर दिया कि जो निदेशक मंडल था, मतलब रेगुलेटिंग एक्ट वही है निदेशक मंडल, नियंत्रण बोर्ड तो उसके अंडर में इसको रखेगा। लेकिन निदेशक मंडल के, हाँ, जो इसको गाइड कर देता, जो राजनीतिक था इसके लिए नियंत्रक वो बनाया गया, नया एक निकाय बनाया गया जिसका नाम था नियंत्रण बोर्ड। और इसके लिए ये राजनीतिक कार्य देखने लगा, जिसमें क्या क्या था, इसके जो सैन्य कार्य थे वो सैन्य सरकार के होंगे, मतलब ब्रिटिश सरकार के द्वारा सैनिक को नियुक्त किया जाएगा। राजस्व गतिविधियाँ पर निगाह रखना, अधीक्षण एवं नियंत्रण करना। तो समझ रहे हैं, जो रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा था उस पर ये नियंत्रण रख सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिकल जो पावर है उसको इम्प्रूव कर रहे थे, बढ़ा रहे थे। चार्टर्ड एक्ट 1786 आता है उसी के, तो छोटे छोटे से पॉइंट है, इसमें एक एक लाइन है, कुछ नहीं, इसलिए इसे इंक्लूड कर दिया मैंने, छोड़ा कुछ नहीं। 1786 में गवर्नर जनरल की जो विशेष परिस्थितियों में, मतलब इनको एक पावर थी। 1776 ये याद कर लेना, 786 वन को छोड़ दो, 786 क्या होता है? सिंपल सा, जैसे कि मन मर्जी बोलते नहीं कि खुदा की मर्जी है, भगवान जो खुदा ने चाहा वही होगा। 786 उन्हीं का लकी नंबर। यहाँ पे भी खुदा तो नहीं थे, लेकिन जो भी हमारे थे वहाँ पे गवर्नर जनरल, उनको ये विशेष पावर मिल गई थी, क्या कि वो अपनी विशेष परिस्थितियों में अपने निर्णय को रद्द कर सकते हैं और लागू कर सकते हैं। मतलब बंदा एकदम से खुली छूट थी, आपको जो करना है वो करिए। किसके? 786 के अंडर में, ध्यान रखना, रद्द कर सकता है, लागू कर सकता है। 786 1786, ओके, हाँ बन लगा देंगे, पहले हम 786 बोल रहे हैं। चार्टर्ड एक्ट 1813 आता है 1813, जिसमें क्या है, कंपनी के भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए। जो भी कंपनी को भारतीय व्यापारिक एकाधिकार दिए गए थे उसको समाप्त कर दिया जाता है कि आप व्यापारिक एकाधिकार, तो आपका ही नियंत्रण, पूरा व्यापार पे अधिकार नहीं रहेगा, ठीक, वो सरकार के अंडर में आ जाएगा, मतलब ब्रिटिश सरकार के। केवल दो छूट दी इनको कि आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, चीन के साथ कर सकते हैं, जो भी व्यापार आपके चीन के साथ चल रहे हैं वो कंटिन्यू रह सकते हैं। और क्या था? मिशनरियों को भारत का कार्य की अनुमति दी गई, मतलब जो ब्रिटिश मिशनरी आते थे भारत में, अब उनको यहाँ पे कार्य करने की अनुमति मिल गई कि आप भी जाके भारत में अपने कार्य कर सकते। कौन? ब्रिटिश मिशनरी,
मिशनरी कौन होते हैं? तो हम बात करें मिशनरी वो होते हैं जो कहीं ना कहीं अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो वहाँ से ये आते हैं, यहाँ पे प्रचार प्रसार भी करेंगे और कहीं ना कहीं क्रिश्चियन लोगों का या इनको जो अंग्रेज़ों का विस्तार करेंगे, बढ़ावा देंगे इनको। और हिंदियों को डाइवर्ज भी किया था, पता होगा आपको, कन्वर्ट करने के काम करें। प्रथम बार इसी में 1813 में ही प्रथम बार शिक्षा पर इस पर चर्चा हुई। और शिक्षा पे जब चर्चा हुई तो इसमें कहा गया कि हम प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करेंगे। अच्छा, ये अब शिक्षा पे क्यों खर्च कर रहे थे? तो ये तो नहीं चाहते थे कि इंडियन लोग पढ़े, लेकिन क्या था, ये हर किसी को तो यहाँ नहीं ला सकते वहाँ से, कि छोटे मोटे बाबू की पोस्ट है, कुछ लेन देन करना है, तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। तो भारतीय करे आते थे बलवर इनको, है, तो इनको तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो उन्होंने कहा कि पहले हम शिक्षित करेंगे, इन लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि ये एक मेडिएटर रखते थे जो हिंदी इंग्लिश को ट्रांसलेट कर सके, इधर इधर उनको समझा सके। तो इन्होंने शिक्षा पे भी विस्तार किया, ठीक है, वो हम लोगों के लिए फ़ायदा था, लेकिन वो अपना हित देख रहे थे, समझ रहे हो। तो प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए ठीक था उस टाइम पे। ये सारी चीज़ें हो गई 1830। फिर आता है चार्टर्ड एक्ट 1833। 1833 में क्या होता है, यही इसी का आगे प्रोसेस होता है। कंपनी व्यापारिक एकाधिकार बिल्कुल ही समाप्त कर दिए गए थे कंपनी के। अभी क्या था, चाय और चीन के साथ भी छोड़ दिया था ना, बोले हटाओ इसको भी, बहुत चाय पी ली, चीन के साथ भी बहुत तुम चीनी मिट्टी के खिलौने से खेल रहे हो, वो टूट ही जाएंगे, कितने दिन चलेंगे, उसको भी ख़त्म कर दिया। भारत के गवर्नर जनरल का, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको क्या किया, इनकी शक्तियों को और विस्तार कर दिया, मतलब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो इनको पहले क्या बनाया गया था, पहले ये केवल बंगाल के गवर्नर थे, उसके बाद इनको बम्बई मद्रास दोनों प्रेसिडेंटी इन्हीं के अंडर में कर दिया गया था, मतलब बंगाल की पावर को बढ़ा दिया गया था, गवर्नर की पावर को उनको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था, इनकी पावर बढ़ा के। अब क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल का और पावर बढ़ा रहा है, मतलब इनको भारत का गवर्नर जनरल कह दिया। तो भारत का गवर्नर जनरल जो फर्स्ट था, हम बोल सकते हैं ब्रिटिश भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ओके, भारतवासियों को प्रशासन में कुछ हिस्सा मिलने लगा था 1833 के थ्रू। भारतवासियों को प्रशासन में कुछ हिस्सा, मतलब आप जो भारतीयों के लिए रूल बन रहे थे, नियम कानून बन रहे थे, तो उसमें प्रशासन में कुछ भारतीय लोग हिस्सा लेने लगे थे। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया यहाँ पे। तो विधि आयोग आ रही, कहीं ना कहीं कुछ कानून व्यवस्था भी आएंगे इसमें। सिविल सेवकों के चयन के लिए, हाँ ये आप लोगों के लिए बात है कि सिविल सेवकों के चयन के लिए यहाँ पे जो खुली प्रतियोगिता होती थी, उसमें उसको थोड़ा सा प्रमोट किया गया, बढ़ावा देने के लिए उसको इसको लागू किया जाए। तो इन लोगों ने प्रयास किए थे, लेकिन नहीं, प्रयास किया था, क्या होता, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसने विरोध कर दिया। डायरेक्टर्स मतलब वो भी पूरा नियंत्रण करना उसको, इसने विरोध करके इसको ख़त्म कर दिया। तो हम सिविल सेवक के मतलब उल्लेख किया गया था यहाँ पे, केवल लागू नहीं हुआ था। प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया, और किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो आपके मैकाले बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रथम विधि आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1833 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, मैकाले की अध्यक्षता में। गवर्नर जनरल की जो परिषद में एक कानूनी सदस्य को भी इंक्लूड किया गया। तो कानूनी भी चीज़ें होनी चाहिए, तो कानून वेत्ता कोई आएगा। जो 3 सदस्य थे, अब कितने हो गए, 3 + 1 4, है ना, लेकिन ये कौन था, एक कानूनी सदस्य इंक्लूड किया गया, वो चौथा सदस्य हो गया था। तो ये आज की क्लास थी हम लोगों की भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। मैं सीक्वेंस से देखो सारे छोटे वीडियो इन शॉर्ट रहेगा, कि कहीं ना कहीं आप पढ़े होंगे तो इनको रिवीजन जल्दी से फास्टली आप रिवीजन कर सकें, और उसकी जो क्लियरिटी है वो डिफाइन कर दें। अब डेफिनेशन पूरा लैंग्वेज पढ़ने नहीं है ना, थोड़ा सा मैं ओरली बोलते जा रहा हूँ, जो लैंग्वेज है बकाया शॉर्ट फॉर्म में डिफाइन कर दिया आपको। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी, और लाइक करें इसको, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।